गति से प्रगति है और प्रगति से ही शक्ति है। गति, प्रगति और शक्ति से मिलकर बनती है फास्ट, स्मार्ट और न्यू इंडिया की नई तस्वीर, यानी आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देश के रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश की पहली रीजनल रैपिड सेमी हाई स्पीड रेल रैपिड एक्स यानी नमो भारत, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जो आपको विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यात्रा का एक नया अनुभव देगी। आरआरटीएस सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगी। देश को मिल रही है नई गति, नई ऊर्जा और नया विश्वास। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 20 अक्टूबर 2023 का दिन, जब एक बार फिर से सपनों को नए पंख लगे, देश ने गति पकड़ी, रफ्तार पकड़ी और विकास की पटरी पर दौड़ी रैपिड एक्स यानी नमो भारत। प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर देश में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मूर्त रूप देने का दायित्व संभाला है एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने, जिनके प्रयासों से तय वक्त से पहले देश में पहली रैपिड एक्स ने रफ्तार भरी। और आज संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह जी। स्वागत है विनय जी संसद टीवी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसे मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले तो आपको बधाई, और एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मैं भारत की पहली रीजनल सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल नमो भारत की कहानी जानना चाहूंगी। कैसे कॉन्सेप्ट से लेकर इम्प्लीमेंट तक इसने आकार लिया और इसे लेकर एनसीआरटीसी का विजन और मिशन क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ होने के लिए। आरआरटीएस का कॉन्सेप्ट रीजनल ट्रेनों के लिए है। आप जानती हैं कि भारत में नेशनल रेलवे है, इंडियन रेलवे जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। और अब हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली मेट्रो 20 साल से अपनी सर्विसेज दे रही है, जो कि इंट्रा सिटी मोड है, और भी जितने भी मेट्रोज हैं वो इंट्रा सिटी मोड हैं, ट्रैवल के, रेल बेस्ड हैं, इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन हैं। लेकिन अगर आप रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को देखें, ये एक रीजनल कम्यूटर ट्रेन सिस्टम है जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाएगी और इस प्रोसेस में वो और रास्ते के कई सारे शहरों को टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को जोड़ेगी। अगर हम आरआरटीएस जो कि एनसीआर में एनसीआरटीसी बना रही है, इसके बारे में बात करें तो इसकी परिकल्पना लगभग 1998 में हुई थी, जब राइट्स ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद 2005-2006 में एक एमओयूडी की कमेटी बनी जिसको कि ओवरसाइट था प्लानिंग कमीशन का, और उसमें सचिव एमओयूडी थे। उन्होंने 3 कॉरिडोर्स को इस कमेटी ने प्रायोरिटाइज किया कि हम 3 कॉरिडोर पहले बनाएंगे। ओवरऑल प्लानिंग में 8 कॉरिडोर हैं। इनमें से 3 कॉरिडोर जो हैं वो दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर हैं। अभी हम लोग इस समय दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं, बाकी दोनों कॉरिडोर सैंक्शन होने वाले हैं, फिर उन पे हम लोग काम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल सर। मौजूदा वक्त में देश में आरआरटीएस प्रोजेक्ट और उसके फ्यूचर एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स है, और इस रीजन में आरआरटीएस के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और स्पिल ओवर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसे आप कैसे देखते हैं? एनसीआरटीसी इसे कैसे मैक्सिमाइज करेगी? आपने अभी पहले कहा कि ये गेम चेंजर है जी, तो ये एक्चुअली गेम चेंजर है, क्योंकि पहली बार इतनी रफ्तार से अर्बन ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम बनाया गया है। ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनें हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, वो भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट करते जाएंगे। कुछ ही सालों में आप पाएंगे कि पूरी एनर्जी, चाहे वो ट्रैक्शन की या ऑक्सिलरी एनर्जी है, वो ग्रीन एनर्जी होगी जी। ये ट्रेनें चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आसपास के शहरों से जोड़ेंगी, इसका मतलब एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ये देने वाली है जिसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ रेजिडेंस। आज लोग मजबूर हैं कि वो अगर दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं तो दिल्ली या उसके आसपास रहें, तभी वो 1.5, 2, 3 घंटे की कम्यूट में दिल्ली आ सकते हैं। आरआरटीएस चूँकि उसकी एवरेज स्पीड सभी स्टॉपेजेस के बाद 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, तो लोगों के पास एक चॉइस होगी कि वो दिल्ली में ना रह के वो दिल्ली से थोड़ी दूर 30 किलोमीटर या 50 या 70 किलोमीटर दूर रह के रोज़ सवेरे आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर दिल्ली आएँ, सेफ, पंक्चुअल, रिलायबल मोड से, और शाम को अपना काम ख़त्म करके वापस जाएं, जो कि
दिल्ली में पहली बार हो रहा है, लेकिन दुनिया में ये ज़्यादातर बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स शहर में जूम करती हैं और जूम आउट करती हैं। लोगों को बड़े आराम से एक अच्छे एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन रहित एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिलता है जी। और काम वो वहाँ करते हैं जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन आरआरटीएस के द्वारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी केवल दिल्ली में कंसंट्रेटेड है, ये बाकी शहरों में भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी जी। और एम्प्लॉयमेंट के नए और इकोनॉमिक एक्टिविटी के नए साधन पैदा होंगे। जी बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि गति से प्रगति है और प्रगति से ही शक्ति है। अगर मैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करूं तो निश्चित रूप से इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आम लोग ये जानना चाहते हैं कि आरआरटीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रांसपोर्ट के और माध्यम हैं और इसका असर आम लोगों पर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर कैसे पड़ेगा? आपने कहते सुना होगा लोगों को कि यहाँ से अगर आप मेरठ आज जाना चाहें तो 2 से ढाई घंटा 3 घंटा लग जाता है, या अगर हम गुड़गांव जाना चाहें गाज़ियाबाद से तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। ये भी हम तब कह रहे हैं जब अगर हम अपनी कार से ट्रेवल कर रहे हैं। जी। आप अगर किसी हमारे उन कम्यूटर से पूछें जो कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, अगर आप ये सोचिए कि कोई आदमी मोदी नगर से मानेसर या गुरुग्राम जाता है रोज़, जी। वो 3 से 4 घंटे उनको उस जर्नी में लगते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सीमलेस कोई भी मीडियम नहीं है हमारे पास इस समय जो कि इंटीग्रेटेड वे में एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ तो 3-4 स्टेट इन्वॉल्व हैं कि जिसमें लोग सीमलेसली जा सकें। इस तरह की दुविधा में एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल इंटीग्रेशन के साथ एक ऐसा सिस्टम जो सीमलेसली लोगों को सेफली, तेज़ी से उनके रहने की जगह से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह, या बच्चे हैं तो पढ़ने जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे, या अस्पताल में कहीं जा रहे हैं वहाँ पे वो जा सकें। जी। आरआरटीएस उस कमी को पूरा करता है जो कि ना तो इंडियन रेलवे या कोई मेट्रो सिस्टम पूरा करता है, बस तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड हैं। बिल्कुल। और जब समय बचता है तो वो मल्टीप्लाई होता है आपके आउटपुट में, निश्चित रूप से। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ फेयर बॉक्स रेवेन्यू रैपिडेक्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में एनसीआरटीसी नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए इनोवेटिव मेजर्स को क्या प्लान कर रही है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं, स्पेशली रेल बेस्ड जब हैं, इनका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इनका रनिंग कॉस्ट कम है लेकिन कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है। इनकी इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस कैपिटल जो इंटेंसिव प्रोजेक्ट है उसके लिए कैपिटल का रिकवरी हम और भी माध्यमों से करें, जिसको हम कहते हैं नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यूज़। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आती है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की और वैल्यू कैप्चर फाइनेंस की। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसके थ्रू हम आउटसाइड फेयर बॉक्स रेवेन्यूज़ को हम अपने बढ़ा सकें, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, ट्रेन रैपिंग है, या हम अपने टेलीकॉम नेटवर्क को हम यूज़ करें। बहुत सारी जगह पे हम लोग कुछ डेवलपमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी करेंगे। और प्रॉपर्टी बिजनेस होता है जिसको हम कहते हैं कि स्टेशन के अंदर आपने देखा होगा शॉप्स हैं या कुछ इस तरह की सुविधाएं जो यात्रियों के लिए भी हैं और वो हमारे लिए एक रेवेन्यू सोर्स भी हैं। इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, यूपी के साथ, दिल्ली के साथ, और हम इस तरह के नए साधन बना रहे हैं जिससे कि आउटसाइड फेयर बॉक्स रेवेन्यू भी अच्छा हमें मिल सके। जी सर, अगर आरआरटीएस का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना है तो मिक्स लैंड यूज कंसेप्ट और डेंसिफिकेशन अलोंग द रूट पर काम करना बेहद ज़रूरी है, और जिससे सिस्टम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे। ऐसे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए एनसीआरटीसी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इसमें इस प्लानिंग में स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल बॉडीज़ का बड़ा भारी योगदान होता है। हम लोग बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं डीडीए के साथ, हम क्लोजली काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ, जिसमें कि मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हम लोग उनके मास्टर प्लान्स में उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रांजिट नोड्स के चारों ओर हम डेवलपमेंट करें, एक कंट्रोल्ड वे में करें, जिससे कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो वो ना केवल ट्रांजिट के लिए ठीक हो बट वो शहर के लिए भी ठीक हो, जिसको हम अर्बन प्लानिंग कहते हैं। तो अर्बन प्लानिंग में हम उनकी सहायता कर रहे हैं, हम उनके लिए प्लान्स बना के दे रहे हैं। हम हर स्टेशन के चारों ओर जोनल प्लान्स क्या होने चाहिए हम डीडीए के लिए भी बना रहे हैं अपने स्टेशंस के, और हम यूपी के लिए भी बना रहे हैं। इनके कारण से जो डेवलपमेंट होगा वो रेगुलेटेड डेवलपमेंट होगा
और उसके थ्रू हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स रहेंगी जो कि सस्टेनेबल बनाएंगी सिस्टम को। बिल्कुल। फिजिकल और फंक्शनल मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की बात करें तो यातायात के अलग अलग साधनों के बेहतर परिणाम के लिए ज़रूरी है और ऐसे में एनसीआरटीसी मेट्रो रेल सिस्टम, बसेस, एप्लीकेशन बेस्ड कैब सिस्टम जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है और यातायात के ये सभी साधन सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ये हमारा सेंट्रल थीम है, ये सेंट्रल स्ट्रैटेजी है एनसीआरटीसी की फ्रॉम द डे वन। जी। हमने अपने सभी स्टेशंस को इस तरह से प्लान किया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे जो मोड्स हैं उनके साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हों। आप ये देखेंगे कि जब एक पैसेंजर हमारे किसी स्टेशन से दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पे अगर शिफ्ट होगा या एयरपोर्ट पे जाएगा या किसी बस स्टैंड पे जाएगा, तो उसको अगर एलिवेटेड स्टेशन है तो फुटओवर ब्रिज के थ्रू कनेक्शन है, अदरवाइज अंडरपास के थ्रू है अगर अंडरग्राउंड स्टेशन से। हम लोग एक्सटेंसिवली एयरपोर्ट से जोड़ रहे हैं आरआरटीएस को, हम इंडियन रेलवे के स्टेशन से जोड़ रहे हैं दिल्ली में 3 जगह जी। हम दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों से उनके 9 स्टेशंस पे जगह जगह जोड़ रहे हैं और ये जॉइंटली हमने कंसर्न जो भी ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं उनके साथ टीम बना के बहुत अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं जिससे कि एस्केलेटर, लिफ्ट या ट्रेवलेटर्स के थ्रू सीमलेसली लोग एक सिस्टम से दूसरे पे जा सकें जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे राइडरशिप सभी सिस्टम्स की बढ़ती है, ना केवल आरआरटीएस की बढ़ेगी, बाकी सब सिस्टम्स की बढ़ेगी। जी। मेरठ में हम लोग एक बहुत ही इनोवेटिव हमने प्रयोग किया है। एक तो हमने वहाँ का मेट्रो और आरआरटीएस को एक ही ट्रैक पे, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ऑपरेट करेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पे भैंसाली जो बस स्टैंड है उसको हम लोग टर्मिनल डायरेक्शनल बस स्टैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि सिटी का कंजेशन भी खत्म होगा और दोनों मोड्स का आपस में बिल्कुल सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये एक सीमलेस इंटीग्रेशन तो बिटवीन मास ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हुआ। दूसरा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी कि जो पैसेंजर हमारे स्टेशन पे आना चाह रहा है या वहाँ से अपने घर जाना चाह रहा है, वहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोग चाहे वो 2 व्हीलर के थ्रू है, 3 व्हीलर है या हमारे इलेक्ट्रीफाइड बसेस हैं। ऑलरेडी हमने जो छोटा सेक्शन अभी शुरू किया है उस पर इलेक्ट्रीफाइड बसेस और 3 व्हीलर्स का हमने शुरू कर दिया है। इसको हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे राइडरशिप बढ़ती जाएगी हम कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या कंसर्न एजेंसीज के साथ उनको बढ़ाते जाएंगे जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, वो आराम से आ सके और राइडरशिप सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बढ़ सके। जी बिल्कुल। सर, आपने एक बार अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लिए रैपिड रेल जो है वो वरदान साबित होगी और इसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया गया है। हम जानना चाहेंगे कि एनसीआरटीसी ने एनर्जी इफिशिएंसी और डिकार्बनाइजेशन के लिए क्या उपाय किए हैं। ये भी एक सेंट्रल थीम है जी, क्योंकि आप जानती हैं कि ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, सारी ट्रेनें इलेक्ट्रीफाइड हैं, कोई पोल्यूशन सिटी में नहीं होगा। वो पोल्यूशन किसी सोर्स पे भी ना हो, क्योंकि पावर का सोर्स अगर कोल बेस्ड है या पेट्रोलियम बेस्ड है तो वो पोल्यूशन कहीं और हो रहा होता है। बिल्कुल। हम लोग लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी ट्रैक्शन पावर को भी। जो ऑक्सिलरी पावर है उसको ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक शिफ्ट कर दिया है। 11 मेगावाट का हमारे सोलर प्लांट्स हमने अपने स्टेशंस के ऊपर या डिपो के जो छत हैं उसके ऊपर लगा दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगी कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन करते ही बहुत सारे लोग जो शिफ्ट होंगे प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, लगभग 1 लाख प्राइवेट व्हीकल रोड से हट जाएंगे जी, केवल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर से। बाकी 2 कॉरिडोर जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे ये नंबर बहुत बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनें जो हैं इनमें एनर्जी एफिशिएंट हैं। 30% इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिकवरी हो जाती है। जब ट्रेन ब्रेक करती है तो वो एनर्जी जनरेट करती है और उससे हो जाता है। इवन हमारे लिफ्ट, एस्केलेटर, हर जगह जहाँ भी पॉसिबल था हम लोगों ने उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया है। जी। ट्रेनों में हमने बड़ा नया एक प्रयोग किया जो आपने नहीं अभी तक देखा होगा इस देश में, कि ट्रेनों के दरवाजे अपने आप नहीं खुलेंगे स्टेशन आने पे। जब जिस जगह पे पैसेंजर को आवश्यकता है या तो ट्रेन में चढ़ने के लिए या उतरने के लिए, उसी दरवाजे को आप खोल सकते हैं। इससे 2 चीज़ें हैं, ना तो दरवाजे को चलाने वाली एनर्जी भी एक तो बचती है, प्लस जो एयर कंडीशनिंग की ठंडी हवा अंदर है वो एक साथ बाहर नहीं निकलती है और उसमें दोबारा जो एनर्जी खर्च होती है ठंडा करने में वो बचती है। बिल्कुल, ये एक तरह का नया प्रयोग है। जी जी सर, आरआरटीएस परियोजना को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, निश्चित रूप से बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने भी आए होंगे।
हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन चुनौतियों को आपने कैसे टैकल किया। चुनौतियों को तो सामने से फेस करके ही टैकल किया जा सकता है जी। और हमने भी वैसे ही किया। 2-3 चुनौतियां जो सबसे बड़ी थी, जो हम समझ सकते हैं, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसमें टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, क्योंकि जो ये सिस्टम है ये पहली बार देश में हो रहा है। हाई स्पीड रेल बेस्ड सिस्टम है। इसमें ट्रेनें, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक्शन, ट्रैक, हर चीज़ ऐसी है जो इंडस्ट्री को भी नहीं पता है और हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन, उसका अडॉप्शन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये एक बड़ी भारी चुनौती थी जी। क्योंकि हमें न केवल अपनी टीम को इस चीज़ को ट्रेन करना था बल्कि इंडस्ट्री को भी हमें उसके बारे में बताना था। दूसरा बड़ा चैलेंज आप समझ सकती हैं कि दिल्ली और उसके आसपास का पूरा इलाका फुली डेवलप्ड इवॉल्व अर्बन एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। उसमें एक छोटा सा हमें नाली भी बनानी होती है तो काफ़ी एफर्ट होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पूरे एलिवेटेड 82 किलोमीटर के और टनल्स, 25 स्टेशंस, उनको बनाना, वायडक्ट को बनाना, और जिस चीज़ की किसी को उम्मीद नहीं थी वो कोविड-19 आ गया। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2 साल के लिए आप सोच सकते हैं कि इतना फिजिकल एक्टिविटी जिस प्रोजेक्ट में हो उसमें कोविड का क्या इम्पैक्ट होता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड मूवमेंट हुआ जिन चीज़ों का, वो सब जगह सप्लाई लाइंस पे असर पड़ा। बहुत बड़ा चैलेंज था लेकिन हमारी टीम ने उसको सामने से फेस किया। हमने बहुत सारा डिजिटलाइजेशन किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जिससे लोग कोलैबोरेट कर सकें, लोग नॉट ओनली इन दिल्ली बट इंटरनेशनली सब लोग कोलैबोरेट कर सकें जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी हमें सहायता चाहिए थी। हमने बिम का इस्तेमाल किया, हमने अपने एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं कि वो स्पीड, जिसके थ्रू हमने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग किया। हमने कॉमन डेटा एनवायरनमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन का मूवमेंट किया कॉमन प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जो देश में पहली बार प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हो रही थी। ये सब जी। इन्होंने हमें हेल्प किया कि हम कोविड के दौरान या उसके बाद भी तेज़ी से कोलैबोरेटिव वे में प्रोजेक्ट को कर सकें। जी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक स्ट्रैटेजी को अपनाया कि रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले और उन रिस्क को हमने मैनेज किया। रिस्क अगर आपने अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ढंग से मैनेज किए तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो सकता है। और मैं आज आपके सामने कह सकता हूँ कि पूरा प्रोजेक्ट जिसका टारगेट जून 25 है, जून 2025 है जी। हम लोग उसको समय से एटलीस्ट 6 महीने पहले पूरा करेंगे। जी, बिल्कुल, आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ भी, और हमने देखा भी है जो आपका पहला फ़ेज़ आया है उसमें भी। सर, बहुत सारी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है। मेक इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कैसे मेक इन इंडिया को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये प्रोजेक्ट? ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया था हमारी स्ट्रैटेजी का कि हमने शुरू से सोचा कि हम जितना भी लोकल कंपोनेंट हम यूज़ कर पाएंगे करेंगे, ये जानते हुए कि एक नया सिस्टम है, हाई स्पीड रेल सिस्टम है, उस तरह का देश में कभी नहीं बना। पहली बार दुनिया में हम लोग ETCS लेवल 2 या हाइब्रिड लेवल 3 सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें जो अभी यूरोप में भी नहीं अडॉप्ट हो पाया है, अब होगा हमारे देखा देखी। जी। और उसको हमने LTE कम्युनिकेशन बैकबोन पे लगाया है, PSG के साथ उसका इंटीग्रेशन किया है। ये सब चीज़ें एकदम नई हैं, देश के लिए नई हैं, फिर भी हमने इन सबको मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया। सारी ट्रेनें हमारी, ये नई ट्रेनें जो हैं सब देश में बनी हैं। 100% ट्रेन सावली गुजरात में बनी हैं। जी। और नया ट्रैक जो हम लोग ने लगाया है इसमें हाई स्पीड के लिए, हाई परफॉर्मेंस ट्रैक है, वो लो मेंटेनेंस, वो ट्रैक की भी हमने केवल टेक्नोलॉजी ली, उसको पूरे ढंग से भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसको लगाया और अब हम ट्रेनों को चला रहे हैं उसके ऊपर। जी, बिल्कुल। सर, इंटरसिटी रैपिड ट्रांजिट में NCRTC ने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जो एक्सपर्टीज़ गेन की है, उसका आने वाले समय में रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको कैसे और क्या फ़ायदा मिलेगा? तो अभी तो हमने जस्ट ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन पिछले 2 सालों से हम लोग दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को देश में सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने स्पीड सॉफ्टवेयर के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। हम अदरवाइज़ भी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने साथी ऑर्गेनाइजेशन से। हम लोग ने एक स्कीम के तहत इस सोच के साथ कि हम नए लोगों को, नए युवाओं को हम इसमें जोड़ सकें नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, हमने IIMs और IITs के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। उनके प्रोफेसर्स, उनके स्टूडेंट्स
वो हमारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम लोग के साथ टॉपिक्स डिस्कस करके उन पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है। सो नॉट ओनली कि हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के काम कर रहे हैं, बट हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कर रहे हैं, जिससे कि जो कुछ भी यहाँ हमारा लर्निंग्स हैं, इनफैक्ट हम लोग ने कुछ शेयरिंग हमने जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, वहाँ पे भी हम लोग ने कई लेक्चर्स लिए हैं और अभी फिर आगे भी प्लान्ड हैं, जिससे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे देश के, जो युवा नए अधिकारी हैं, वो भी इस एग्जाम्पल को देख सकें और जो भी हम लोग ने लर्न किया है दूसरे लोग भी उसको लर्न कर सकें। बिल्कुल सर, एनसीईआरटी जो है वो स्किल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी काम कर रहा है और मैंने सुना है कि ग्रामीण इलाकों में भी गांव के लोगों के लिए भी आप लोगों ने स्किलिंग के लिए कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये भी एक नया प्रयोग है। हमने ये एनालाइज करके देखा कि जहाँ जहाँ लैंड एक्विजिशन हो रहा है या जहाँ नहीं भी हो रहा है और आरआरटीएस जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग जो आज दिल्ली में रह रहे हैं वो अब शायद दिल्ली से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर दिल्ली और मेरठ के बीच शहरों में रहेंगे, जाकर एक अच्छी जगह पर रह पाएंगे। जब इस तरह का रिवर्स माइग्रेशन होता है तो वहाँ का फूड बाउल चेंज होगा। जो दिल्ली में लोग खाते हैं खाना और जो मोदी नगर में खाते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो फूड बाउल चेंज होने से क्या होगा, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी थोड़ा और कुछ नई चीज़ों की आवश्यकता होगी। प्लस इस तरह के सिस्टम के जाने से जो लैंड वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है वहाँ बड़ा तेज़ी से, तो एग्रीकल्चर के लायक वो लैंड नहीं होगी, उसका यूज़ हायर लेवल हो जाएगा और एग्रीकल्चर के लिए कम लैंड बचेगी जी। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए या लोगों की इनकम को वहाँ पे हम बढ़ा सकें, आम किसान की इनकम को बढ़ा सकें, ख़ास तौर से जो विमेन एंटरप्रेनर्स हैं या विमेन जो फैमिली में हैं एग्रीकल्चर वाले घरों में, किसानों के घर में, उनको हम कैसे एक नई चीज़ दिखा सकें कि कम मेहनत से, जिसमें शारीरिक श्रम कम है जी, जो कि महिलाओं के लिए शायद अच्छा माना जाता है, शारीरिक श्रम कम है, ज़मीन की कम आवश्यकता है, इस तरह की अर्बन एग्रीकल्चर कि हम लोग वहाँ पे करीब हमने ऑलरेडी 50 गाँव में इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। हम नए तरीके इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि लोगों की इनकम बढ़ सके, कम ज़मीन में ज़्यादा काम वो लोग कर सकें। जी सर, एक बार आपने ये भी कहा था कि वी विल कम्पीट विद एयरलाइंस नॉट विद एयरवेज। हम चाहेंगे, आपने ये जो लाइन कही थी इसका मैसेज क्या है? देखिए, इसका मैसेज बहुत सिंपल है। मेरा कहना ये था कि हम एयर से कम्पीट करेंगे। दुनिया भर में जब हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, जिन जगहों पे 300 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ट्रेनें चलती हैं, उसमें वहाँ पे लोग फ्लाइट से नहीं जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे लोग ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये ट्रेनें अच्छी होती हैं जी। और स्ट्रेस लेवल कम होता है लोगों का, पोल्यूशन ट्रेनें कम करती हैं। बीच में अगर आपको यात्रा में कुछ आपको चेंज करना है प्रोग्राम अपना, तो आप चेंज कर सकते हैं। फ्लाइट में तो एक बार आप बैठ गए तो जहाँ उतरेंगे वहीं पे उतरेंगे। बिल्कुल। इसी तरह ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, अगर आप देखिए यहाँ से जयपुर, यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली से या देहरादून, इस तरह के जो 200-250 किलोमीटर डिस्टेंस के डेस्टिनेशंस हैं, फ्यूचर में ये कॉरिडोर से एक्सपेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि ये कॉरिडोर आज 80 या 100 किलोमीटर का बन रहा है तो ये बाद में नहीं आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी हमारे पास तीनों ही कॉरिडोर में एक्सटेंशन की डिमांड है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से जी। उस पर काम हो रहा है। ये जब 250 किलोमीटर में अगर आप सोचिए कि 2 घंटे, 2.25 घंटे में अगर आप ट्रेन से जा सकते हैं, और आज अगर मैं फ़्लाइट से जयपुर जाना चाहूँ या चंडीगढ़ जाना चाहूँ तो इसमें सारा समय मिला के 4 घंटे करीब लगते हैं। बिल्कुल। पहले आपको रिपोर्ट करना होता है, फिर वो फ्लाइट से पहले आपका चेकिंग होगा, सब चीज़ होता है। इन ट्रेनों में वो समस्या नहीं है। तो 4 घंटे के फ़्लाइट जो 250 किलोमीटर की फ़्लाइट में आपको लग रहे हैं, उसके सामने अगर आरआरटीएस 2 घंटे में आपको पहुंचाएगा किसी डेस्टिनेशन पे, तो नेचुरली हमारा कंपटीशन किससे होगा? एयरलाइंस। आरआरटीएस परियोजना भारत में लागू हो चुकी है और आपके कुशल नेतृत्व में एनसीईआरटी जिस गति और दक्षता से प्रगति कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। विनय जी, इस सफलता को आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? सफलता मेरे अकेले की नहीं है, सफलता बहुत लोगों की है। इतना बड़े प्रोजेक्ट्स जब होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, और सबसे पहले प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है जी। और चूंकि नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से भी बनाना है, हम जहाँ जहाँ हम पीछे रह गए हमें तेज़ी से आगे आना है,
ये उस प्रेरणा के अंतर्गत हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को हम कर रहे हैं और समय से पहले करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर महुआ हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, उनकी प्रेरणा है। हमारे ऑफिसर्स बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के हमें सपोर्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स 4 हैं, हमारे ओनर भी हैं और हम उनके एरिया में काम भी कर रहे हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं। हमारी अपनी टीम NCRTC है जो रात दिन मेहनत करती है, जिसने कोविड के टाइम में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम किया फील्ड में जाके। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इतने लोग जब मिलते हैं तब एक इतनी बड़ी परियोजना को हम समय से पूरा कर पाते हैं। तो मैं इस सब का श्रेय उन लोग को देना चाहता हूँ। मैं तो केवल एक नोडल पॉइंट हूँ जहाँ मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई इस दिशा में हमें चलना है और सब उस दिशा में चल पड़ते हैं जी। वही मेरा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं संसद टीवी की ओर से भी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और हम कह रहे हैं गेम चेंजर है। आगे आने वाले दिनों में आपका काम और ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका शुक्रिया संसद टीवी के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। Infrastructure is much more than cement and concrete. Infrastructure guarantee a better future and infrastructure connect people. प्रधानमंत्री के इस नोट के साथ NCRTC ने तेजी से अपने कदम बढ़ा दिए हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और यकीनन देश के विकास में RRTS का अहम योगदान रहने वाला है। संसद टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।